नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग यानी एमएल की दुनिया में पाइथन के दबदबे के बारे में। आखिर ऐसा क्या खास है इस प्रोग्रामिंग भाषा में कि भाई एआई और डेटा साइंस में ये इतनी ज़रूरी हो गई है? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हमारे पास एक लेख है मशीन लर्निंग में पाइथन का महत्व। तो आज इसी के आधार पर हम थोड़ा गहराई में जाकर समझेंगे कि पाइथन क्यों डेवलपर्स की पहली पसंद बनी हुई है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिंप्लिसिटी की, मतलब इसकी आसानी की। सुना है पाइथन का सिंटैक्स बहुत साफ है, पढ़ने लिखने में आसान। हाँ, बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। इसका कोड पढ़ना काफी हद तक अंग्रेजी पढ़ने जैसा लगता है, और ये चीज खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो शायद ट्रेडिशनल प्रोग्रामर्स नहीं हैं, जैसे रिसर्चर्स हो गए या साइंटिस्ट्स। अच्छा। और देखिए, एमएल में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। लगातार आइडियाज को टेस्ट करना होता है, उनको बदलना होता है। तो पाइथन की जो ये आसानी है, इससे क्या होता है कि डेवलपर कोड की मुश्किलों में नहीं फंसता। वो सीधा लॉजिक पर, मतलब असल प्रॉब्लम पर फोकस कर पाता है। इससे प्रयोग काफी तेजी से होते हैं। तो ये आसानी एक्सपेरिमेंट्स को स्पीड देती है, और इस स्पीड में शायद पाइथन की लाइब्रेरीज का भी बड़ा रोल है। मैंने सुना है नमपाई, पांडाज, फिर वो साइकिट-लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये नाम बहुत सुनने में आते हैं। ये हैं क्या असल में? हाँ, ये नाम तो बहुत कॉमन है। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं कि ये तैयार औजारों का एक डिब्बा है, मतलब रेडीमेड टूल्स। लाइब्रेरीज बेसिकली पहले से लिखा हुआ कोड होती हैं जो खास काम आसान कर देती हैं। अच्छा। जैसे आपने कहा, नमपाई और पांडाज, ये आंकड़ों को संभालने, उनमें फेरबदल करने, गणितीय काम करने के लिए हैं, बहुत जरूरी हैं डेटा साइंस में। फिर साइकिट-लर्न है, वो क्लासिक एमएल मॉडल बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। और टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, ये तो आजकल डीप लर्निंग के लिए है, मतलब न्यूरल नेटवर्क वगैरह बनाने के लिए। ओह, ओके। और हाँ, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न भी हैं। उनसे आप डेटा को ग्राफ वगैरह में मतलब विजुअली दिखा सकते हैं। वाह, मतलब हर काम के लिए एक स्पेशलिस्ट टूल मौजूद है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ इस्तेमाल में ही आसान नहीं है। इनमें से कई लाइब्रेरीज जैसे नमपाई अंदर से C या C++ जैसी तेज भाषाओं में लिखी गई हैं। अरे वाह। हाँ, तो परफॉर्मेंस भी जबरदस्त मिलती है। मतलब मॉडल बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत बहुत तेज हो जाता है। ये तो कमाल की बात है। और एक और चीज सुनी है मैंने कि पाइथन के पीछे एक बहुत बड़ी और एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी है। इसका क्या फायदा है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दुनिया भर में लाखों डेवलपर्स हैं जो पाइथन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कहीं फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऑनलाइन फोरम पर, स्टैक ओवरफ्लो पर कहीं ना कहीं मदद मिल ही जाती है। और सिर्फ मदद ही नहीं, ये कम्युनिटी लगातार इन लाइब्रेरीज को इम्प्रूव करती रहती है। नए फीचर्स आते रहते हैं, बग्स फिक्स होते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम मिलकर इसे इतना मजबूत बनाता है। सही है। तो आसानी हो गई, पावरफुल लाइब्रेरीज हो गई, कम्युनिटी सपोर्ट हो गया। लेकिन क्या पाइथन सिर्फ अकेले काम करती है, या मतलब बड़े सिस्टम में भी फिट हो जाती है? नहीं, ये भी इसकी एक खूबी है। ये आइसोलेशन में काम नहीं करती। पाइथन दूसरी भाषाओं जैसे जावा या C++ के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है। अच्छा। और आजकल जैसे बिग डेटा का जमाना है, तो अपाचे स्पार्क जैसे टूल्स के साथ भी ये बढ़िया काम करती है। और अगर किसी को अपना एमएल मॉडल किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में डालना हो, तो फ्लास्क या जेंगो जैसे पाइथन वेब फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी मदद से ये काम भी आसानी से हो जाता है। अच्छा, यानी छोटे प्रोटोटाइप से लेकर बड़े स्केल के एप्लीकेशंस तक सब जगह काम आ सकती है। बिल्कुल, स्केलेबिलिटी अच्छी है इसकी। और एक चीज और, क्या इससे फर्क पड़ता है कि डेवलपर कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहा है, विंडोज, मैक या लिनक्स? ज्यादातर मामलों में नहीं। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा कोड आमतौर पर बिना किसी खास बदलाव के दूसरे पर चल जाता है। इससे डेवलपमेंट थोड़ा और आसान हो जाता है, खासकर जब टीम में अलग अलग सिस्टम यूज हो रहे हों। तो ये सारी बातें मिलाकर आसानी, लाइब्रेरीज, कम्युनिटी, इंटीग्रेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी, क्या यही चीजें पाइथन को नए आइडियाज जल्दी से ट्राई करने, मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए खास बनाती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एमएल में आइडिया को फटाफट टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। पाइथन इसमें कमाल की है। डेवलपर्स जल्दी से मॉडल बना सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, रिजल्ट्स देख सकते हैं, और फिर जरूरत के हिसाब से फटाफट बदलाव कर सकते हैं। इससे वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा साइकिल है ना, वो बहुत तेज हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लग रहा है।
क्या आप कुछ असल दुनिया के उदाहरण दे सकती हैं जहां पाइथन यूज हो रही हो? अरे हाँ, बिल्कुल। आजकल तो हर जगह इसके उदाहरण दिखते हैं। आप सोचिए, इमेज रिकॉग्निशन जैसे चेहरे पहचानने वाले सिस्टम, उनमें टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च का खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी भाषा को समझना, जैसे वेबसाइट्स पर जो चैटबॉट होते हैं उनमें NLTK या स्पाइसी जैसी लाइब्रेरीज यूज होती हैं। और रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है या Amazon प्रोडक्ट्स, उसके पीछे भी अक्सर पाइथन बेस्ड ML मॉडल होते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि हेल्थ केयर में भी बीमारियों का जल्दी पता लगाने के लिए इमेज एनालिसिस वगैरह में साइकिट लर्न या डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा है। वाकई, मतलब एक भाषा और इतने अलग अलग तरह के उपयोग। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि पाइथन सिर्फ थियोरी या एकेडमिक चीज नहीं है। ये असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल टूल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि पाइथन की जो ये आसानी है, इसकी जबरदस्त लाइब्रेरीज का पूरा इकोसिस्टम और मजबूत कम्युनिटी का सपोर्ट, यही चीजें इसे मशीन लर्निंग के मैदान में सबसे आगे रखती हैं। बिल्कुल। आप चाहे ML में नए हों और एक सिंपल सा मॉडल बना रहे हों, या फिर एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो जो कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे हों, पाइथन आपको जरूरी टूल्स और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों देती है। यकीनन अगर कोई मशीन लर्निंग में कदम रखना चाहता है तो पाइथन से शुरुआत करना एक बहुत ही अच्छा फैसला है। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात भी है भविष्य के लिए। जैसे जैसे AI और एडवांस होगा और जटिल होता जाएगा, तो क्या पाइथन का ये जो दबदबा है ये कायम रहेगा या फिर कोई नई भाषा उभरेगी? शायद क्वांटम कंप्यूटिंग या भविष्य की किसी और ज़रूरत के लिए कोई बेहतर विकल्प सामने आए? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। हाँ, इस पर सोचना ज़रूरी है।